Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of work and energy in physics, specifically tailored for Class 9 students of the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of the concepts related to work and energy in a simple and engaging manner. By watching this video, students will gain knowledge about various aspects of work and energy, such as the definition of work, different types of work, and its scientific calculation. The video also covers important topics like the unit of work, the relation between work and energy, and the principle of conservation of energy. Through clear explanations and visual aids, this video enables students to strengthen their foundation in this critical branch of physics. It helps learners grasp how work is done, the role of force in work, and the transfer of energy during work. Moreover, students will also understand the concept of potential and kinetic energy, and how they are interconnected. Ignited Minds Tutorials believes in providing quality education, and this video is a valuable resource for Class 9 students. To enhance their understanding of work and energy in physics. Don't miss out on this opportunity to expand your knowledge and ace your exams with ease. होगी इसका डिफाइन वन अर्क, ठीक है। तो वन अर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन, ठीक है, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसेस इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे भाई साहब वन अर्क। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। क्या 10 क्या? तो आपका फोर्स एक्ट कर रहा है कितना? 5 न्यूटन का, और 2 मीटर डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, और ये हो गया 2 मीटर, सो दैट विल बी 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका जूल्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 10 जूल्स, ठीक है। वर्क डन हो जाएगा आपका 10 जूल्स। तो फोर्स अप्लाइड, लेट्स से इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, सो आपका फोर्स वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सोल्यूशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 जूल्स। दस द वर्क डन इन द गिवन कंडीशन इज 10 जूल्स, ठीक है। उसको ऑन कर देगा क्या? अरे ऊपर, हाँ। डज एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट? सो द आंसर इज यस, ठीक है। एनर्जी का और वर्क डन का दोनों का यूनिट भाई साहब आपका जूल्स है, ठीक है। वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि समझ लो ये कोई ईटा है, ठीक है, लेट्स से एक ब्रिक है जो भाई साहब नीचे रखा हुआ है, हार्मलेस है, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको एक हाइट पे लेकर आया, अभी अगर मैं इसको छोड़ूं तो जब ये नीचे गिरेगा इट कैन कॉज अ ह्यूज डैमेज, समबडी कैन गेट इंजर्ड एज वेल, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि जब ये नीचे था तब ये हार्मलेस था, जमीन के ऊपर था तब ये हार्मलेस था। अभी जब मैं इसको किसी डिस्टेंस ऊपर लाकर छोड़ रहा हूं तो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल। इट कैन कॉज डैमेज टू वॉट एवर ऑब्जेक्ट इट इज फॉलिंग ऑन। इट कैन ब्रेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, खुद भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया? सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट आई हैव डन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इन लिफ्टिंग इट अप। तो मैंने जब इसको ऊपर चढ़ाया है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ है और मैंने ऊपर एक फोर्स लगाया है, सो आई हैव अप्लाइड अ फोर्स व्हिच इज अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी हम वर्क डन करते हैं तो फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है और यही इसको एनर्जी दे देता है। सो नाउ व्हेन यू रिलीज इट एंड व्हेन इट फॉल्स इट कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑन वॉट एवर इट इज फॉलिंग, ठीक है। किसी कांच पे गिर गया तो कांच टूट जाएगा, ठीक है। खुद भी गिरा, अगर किसी के पैर पे गिर गया तो उसका पैर इंजर्ड हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड? You have done work against gravity and this work done is basically stored in the form of energy in that object, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो पॉजिटिव वर्क कभी होता है भाई साहब? व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? देयर इज नेगेटिव वर्क एंड देयर इज न्यूट्रल वर्क। सो डज वर्क एंड, तो ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, और न्यूट्रल वर्क डन कभी होता है, ठीक है। इसके पहले एक चीज आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आपने जो अभी पढ़ा है वो पूरा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर आपका फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में है तब आप क्या करेंगे?
जैसे आपने कैरम खेला होगा, ठीक है, तो जब आप समझ लो स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो कभी कभी आप देखोगे आपने स्ट्राइक इधर किया और ये गया इधर, तो जाना चाहिए था इधर लेकिन गया इधर, ठीक है, तो किसी एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो अभी हम एंगल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो फॉर दैट वी विल हैव टू हैव अ कॉन्सेप्ट, अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 9th वाले स्टेट बोर्ड को इस साल है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन जनरल जो चीज़ें हैं उनको मैं बताऊंगा आपको, और उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री आपके लेवल पे, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सारी चीज़ों पे अप्लाई होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल्स, बट आपके लेवल पे या 10th तक के लेवल पे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे, ठीक है। एक काम करते हैं भाई साहब, ओके। सो बच्चा पार्टी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहाँ पे आपके 10th के या 9th के लेवल पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल होता है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है जो सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। सो ये आपका है भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री विच इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अभी फिलहाल एप्लीकाई हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये समझ लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट बी। इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लेट्स से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया बेस, ये आपका क्या हो गया हाइट, ठीक है। हालांकि जब आप इसको मैथ्स में पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में या साइंस में जितना आपको जानना जरूरी है मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पे आपको सिखा के छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी आपका देखो यहाँ पे समझ लो ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है, ये एंगल है आपका थीटा। तो आप क्या लिखोगे, आपके 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो पहला रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स व्हाट, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। ओके, दूसरा रेशियो है आपका कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है बोलो, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बोलो, ए सी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका भाई साहब टैन ऑफ थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, ए बी, ठीक है, और बेस यहाँ पे क्या है, बी सी। आपको इस चैप्टर में जिससे खास मतलब है वो है ये, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके उल्टे पे। उल्टे पे मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो दैट विल बी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो दैट विल बी हाउ मच, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। टैन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बोलो, टैन थीटा का होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ये हो गया भाई साहब। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ठीक है। और भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखना है वो है ये एक टेबल। इस टेबल में इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। सो लेट्स से बेसिकली इस टेबल में भाई साहब है आपको कुछ वैल्यूज हैं, साइन ओके,
चलिए भाई साहब, इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 बुला देते हैं वैसे। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन कर रहे हैं साइन। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हो गया आपका कॉस, यहाँ पे हो गया आपका टैन, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका कोसेक, यहाँ पे हो गया आपका सेक, और यहाँ पे हो गया आपका कॉट। ठीक है, सिर्फ पहला वाला लाइन याद रखो, बाकी सारे लाइन्स आप याद रख सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सिर्फ इस लाइन को याद रखोगे तो ही काफ़ी है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू। अभी कॉस पे आएंगे। कॉस पे हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे देख रहे हो? 0 से आप जा रहे हो 1 तक, कॉस पे आप आओगे 1 से 0 तक। तो यहाँ पे उल्टा चलेंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्लियर है। टैन, टैन की वैल्यू क्या होती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आप जानते हैं तो बाकी सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टैन होता क्या है भाई साहब? टैन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो अभी कर लो भाई साहब, 0/1 कितना आ जाएगा? 0। ओके, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो इस साइन टैन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √3। 1/0, ये कितना हो जाएगा? अनडिटर्मिनेबल, तो ये आपका भाई साहब इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। ठीक है। कोसेक, कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो 1/0, 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। 1/1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2, है ना। 1/1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा, √2 ऊपर चला गया भाई साहब। √3/2 इसका उल्टा, तो 2/√3। 1/1, ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1, ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये आपका 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? √2। ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये है 0, 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, तो ये हो जाएगा इनडिटर्मिनेबल। देखो, जैसे आपका साइन और कॉस उल्टा चल रहा था, वैसे ही कोसेक और सेक भी बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, कोसेक को देखो और सेक को देखो, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, जैसे साइन और कॉस जैसे आपका उल्टा चल रहा था। तो ऐसा होता है। कॉट, कॉट मतलब होता है टैन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या है? 0/1, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा? 1/0, दैट इज इनडिटर्मिनेबल। ठीक है। टैन कितना है? 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? √3। ये कितना है भाई साहब? टैन 1, 1/1, तो ये 1 ही रहेगा। √3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी मतलब आपका क्या है? 1/0, तो इसका उल्टा क्या होगा? 0/1, विच इज 0। ठीक है। ये आपके कुछ वैल्यूज हैं जो थोड़े से याद रखने हैं। एक्चुअली में अगर सिर्फ इसका वैल्यू याद रखोगे तो ही काफी है। ठीक है। ओनली इफ यू हैपन टू, इसको अगर रेक्टिफाई कर लिया तो ही काफी है, क्योंकि बाकी सब इससे निकल ही आएंगे। कॉस इसके उल्टा चलता है। ठीक है। तो आपने साइन की ये 5 वैल्यूज लिख दिए, फटाक से कॉस को उसके ही नीचे उल्टा चलाओगे, बस आ जाएगा। टैन, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2/1/√2, तो ये हो गया 1, √3/2 अपॉन 1/2 हो गया √3, 1/0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। हाल फिलहाल इससे ही आपका काम चल जाएगा इस चैप्टर में, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपके कुछ वैल्यूज हो गए। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ। ओके। तो द रीजन वाई आई वाज
ओके, द रीजन वाई आई वॉज गेटिंग दिस टू यू इज बिकॉज समझ लो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, ठीक है, लेट्स से फोर्स आपका कितना है 20 न्यूटन है, ठीक है, और भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब यहाँ पे हो गया ऐसे एंगल जा रहा है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड दिस डिस्प्लेसमेंट डी लिखो या एस लिखो इज इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर समझ लो भाई साहब फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हुआ, तो यहाँ पे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट समझ लो ऐसे हुआ है, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में है भाई साहब, फोर्स तो भाई साहब इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में, और दोनों भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो लेट्स से दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, ठीक है, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, कॉस ऑफ थीटा। तो अभी जैसे समझ लो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स से आपने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका जो है अपने इनिशियल पॉइंट से इसका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 20 मीटर का हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर वर्क डन एक्चुअली ये है, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला है भाई साहब कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यही कारण था कि मैं आपको थीटा के बारे में या कॉस थीटा के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स दैट इज 20 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 20 मीटर इनटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज कॉस 30, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 20 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अभी अभी आपने पढ़ा कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो √3/2 है, ठीक है, यही वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना √3/2, तो ये हो गया कितना 2 10 20, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 200 इंटू √3 जूल्स, न्यूटन मीटर हो गया आपका जूल्स, तो ये हो गया आपका वर्क डन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी समझो आपने जो ये लिखा है यहाँ पे F इंटू डी कब होता है, जब आपका बॉडी बराबर फोर्स के साथ ही डिस्प्लेस हो रहा हो, जब आपका बॉडी बराबर फोर्स के साथ डिस्प्लेस हो रहा हो तब आप ये लिख रहे हो, तो ये कॉस थीटा कहाँ गया, ठीक है, कॉस थीटा कहाँ गया, तो आप देखो यहाँ पे अगर समझो तुमने फोर्स अप्लाई किया है और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, फिर से जो पूछ रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, लेकिन बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हुआ, ऐसे टेढ़ा डिस्प्लेस हुआ, जैसे तुमने कैरम में स्ट्राइकर से हिट किया तो भाई साहब इस तरफ गया, ठीक है, जिसको भी तुमने हिट किया तो वो इस तरफ गया, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, ये डायरेक्शन में ये गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सो योर वर्क डन इज F इंटू एस कॉस थीटा। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स देन योर वर्क डन बिकम्स F इंटू डी या F इंटू एस जो भी है, ठीक है, F इंटू एस, तो ये कॉस थीटा वाला मामला क्या हो गया, ये गायब कैसे हो गया, यहाँ पे भाई साहब कॉस थीटा था, ये वहां पे क्यों गायब हो गया, एंगल 180 नहीं है, 0 है, ठीक है, नहीं हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, एंगल कितना हो गया, देखो ये फोर्स आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल, फोर्स भी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो दोनों पैरेलल ही हो गया ना, और पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है 0, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब 0 का, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए आपने यहाँ पे cos थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0, तो यहाँ पे 20 इंटू कॉस ऑफ 0 दैट इज 1, इसको हम लिखें या ना लिखें एक ही बात हो जाएगी, इसीलिए हमने नहीं लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और इसीलिए कॉस की वैल्यूज को जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, मतलब आप और कुछ जाने या ना जाने कम से कम इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है, इससे आपके कॉस के एंगल्स निकलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, तो हमेशा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा भाई साहब, ठीक है, वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको अपन एस लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली फोर्स
ये क्या हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला, ठीक है। आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो इसके कंडेंस फॉर्मेट्स में पढ़ते हो, तो यस वर्क डन फिर भी आपका यूनिट वाइज क्या रहेगा, जूल्स रहेगा। वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स को आप मेजर करते हो न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करते हो मीटर्स में। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। तो जैसे अभी आप देख रहे थे, जैसे आपने कि एक होता है जीरो वर्क डन, एक होता है भाई साहब आपका नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो जैसे समझो अगर मैं बोलूं आपको कि पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। एक चीज और बता दूं यहां पे, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे एक और वैल्यू आती है, एक और वैल्यू आती है, और वो है 180 डिग्री की, और 180 डिग्री में कॉस होता है आपका -1, ठीक है। ये एक और वैल्यू जो याद रखनी है, कॉस 180 की वैल्यू होती है आपकी -1, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन की, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन है भाई साहब, लेट्स से आपका यहाँ पे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेट्स से 10 मीटर, और एंगल किस में आपका थीटा लेट्स से है आपका 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल है, तो आपका भाई साहब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो F की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है, D की वैल्यू कितनी हो गई 10, कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस ऑफ 60, तो न्यूटन मीटर हो गया ये, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 200 इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना हो जाएगा 1/2। अभी आपने देखा भाई साहब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई यहाँ पे हाफ, तो ये हो गया आपका कितना 100 और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल्स, तो ये हो गया देखो पॉजिटिव वर्क डन, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव वर्क डन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स से आपने भाई साहब फोर्स एक, क्यों नहीं समझा, इजी तो है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। बोला ना मैंने, थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज, आपने कोई फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर्स का, और उसमें एंगल दिया हुआ है थीटा दैट इज 60 डिग्रीज का, तो आपका वर्क डन कितना होगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो F हो गया आपका 20, D हो गया आपका 10, ठीक है, और कॉस 60, कहीं कहीं पे हम D भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे S भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट या S, D या S फॉर्मेट दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन भाई साहब आपने फोर्स एक तरफ अप्लाई किया है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है दूसरी तरफ, जैसे समझो टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, टग ऑफ वॉर हो रहा है भाई साहब दो टीम्स के बीच में, ठीक है। आप समझ लो एक टीम में ऐसे हैं जो हार रही है, तो आप भाई साहब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर पुलिंग दिस रोप दिस वे, तो आपका फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन आप खींचे जा रहे हो इस तरफ, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, लेट्स से आपकी टीम हार रही है, तो व्हाट विल हैपन, यू एज अ पर्सन आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना, बट यू आर गेटिंग पुल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यू एज अ फोर्स, आप फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो समझ लो यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन में हम यहाँ पे बता रहे हैं नेगेटिव वर्क डन कितना होता था, व्हाट विल बी नेगेटिव वर्क डन, व्हाट विल बी नेगेटिव वर्क डन, ये 20 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट सेम, लेकिन अभी थीटा की वैल्यू कितनी है 180, और अभी अभी आपने देखा कि भाई साहब cos 180 में वैल्यू कितनी हो जाती है -1। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो दैट विल बी 20 इंटू 10 इंटू -1, सो दैट विल बी हाउ मच -200 जूल्स। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव वर्क डन, समझ में आ रहा है ये, दिस इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होगा मुझे बताओ, जीरो वर्क डन कब होगा,
हाँ ओके चलिए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हो और दूसरा आपने कोई फोर्स ही ना अप्लाई किया हो। एक तो फोर्स आपका जीरो हो, दूसरा आपने फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कोई डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, और तीसरा केस क्या होगा? देखो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है ना। अगर ये जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो, और अगर ये जीरो हुआ तो भी वर्क डन जीरो। और ये जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाती है तब वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका जीरो। ठीक है, सो अगर हम बोलें भाई साहब जीरो वर्क डन का केस, ठीक है, सो लेट्स से अ केस ऑफ जीरो वर्क डन। सो दिस इज जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन, तो हमको मालूम है भाई साहब वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो जीरो वर्क डन कब हो जाएगा? व्हेन फोर्स अप्लाइड इज जीरो। अभी इसको समझो, ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड इज जीरो। समझ लो कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, फोर्स उस पर कुछ भी नहीं लग रहा है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है। आपने भाई साहब पढ़ा है एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, है ना। मैं बोल रहा हूं इसका u कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब समझ लो 2 मीटर पर सेकंड इसका था। आफ्टर सम टाइम लेट्स से 10 सेकंड्स, लेट्स से 10 सेकंड्स, v आपका क्या रहा? 2 मीटर पर सेकंड ही रहा, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? तो ये आपका क्या है भाई साहब? कांस्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब? जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर लगता हुआ फोर्स कितना होगा? क्योंकि फोर्स होता है आपके न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई साहब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या समझ में आ रहा है कि जीरो फोर्स कभी होता है? हाँ, समझ लो मैंने किसी चीज़ को पुश ही ना किया हो, कोई फोर्स ही ना अप्लाई किया हो, तो वो तो जीरो फोर्स हो गया। लेकिन एक मूविंग बॉडी पे भी ऐसा हो सकता है कि जीरो फोर्स लग रहा हो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अभी वेलोसिटी दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक है डायरेक्शन और एक है मैग्नीट्यूड। अगर बॉडी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। भले ही बॉडी मूव करी लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसका भाई साहब क्या हो जाएगा? उस केस में भी आपका फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग, अगर हम बोलते हैं भाई साहब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नॉट चेंजिंग। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंजिंग। समझ में आ रहा है भाई? एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड से एक ही लाइन में जा रही है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना कुछ, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है भाई साहब, तो इसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। और जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वेयर कैन वी हैव अ फोर्स इज इक्वल टू जीरो? आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया किसी बॉडी पे, डेफिनेटली वो जीरो होगा। लेकिन एक मूविंग बॉडी पे भी फोर्स अप्लाइड जीरो हो सकता है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो। क्लियर है? ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना कब होता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना मतलब जैसे देखो मैं इस दीवार पे धक्का दिए जा रहा हूं, 1 इंच का भाई साहब फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो इसमें मेरा इवन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वॉल इज जीरो, ठीक है, तो इसमें भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा जीरो कब होगा भाई साहब? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। अब इस चीज को समझना है भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो समझ लीजिए फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। मेरी बातों को समझो फिर से। यहां पे अपन ने क्या पढ़ा कि भाई साहब वर्क डन कब जीरो होता है? जब फोर्स आपका जीरो हो। फोर्स कब जीरो होगा? जब आपने फोर्स लगाया ही नहीं हो, या जब कोई बॉडी मूव हो रही होगी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, कोई एक्सेलरेशन
डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हो रहा है, तो ये हो गया भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं यहाँ हुआ हो, तो ये भाई साहब 0 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल हो, अप्लाइड फोर्स एंड द बॉडी मूविंग इन अ डायरेक्शन आफ्टर द फोर्स, if the direction have if both of them have an angle of 90 degree between each other, then we say that theta is equal to 90 and then cos theta will be equal to 0. Are we clear to this one people? अब समझ में आ रहा है ये, ठीक है? ओके, अब इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? तो लेट्स से भाई साहब आप किसी प्लेटफॉर्म पे उतरे, आपके पास बहुत सारा सामान है, ठीक है? अभी विशाल भाई साहब मारवाड़ी आदमी, ठीक है, सब जगह सामान वामान लेके ही जाता है भाई साहब, ठीक है? तो उसने कुली को हायर किया, ठीक है? ये स्टेशन पे कुली को हायर किया उसने, जो भी उनके बीच में हुआ, ठीक है, सौदेबाजी जो भी हुई, तो अभी भाई साहब यहाँ तक का कुली ने बोला 250 रुपये लगेगा, ठीक है? विशाल साइंस का स्टूडेंट, विशाल बोल रहा है नहीं तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें पैसा क्यों दूँ? कुली बोलता है भाई साहब लोग तुम ही जाओ, ठीक है? लेकिन अगर ये विशाल बोल रहा है कि भाई तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें मैं पैसा क्यों दूं, इज ही राइट? तो आंसर इज ही इज राइट, ठीक है? वाई? अभी देखते हैं ये क्यों राइट है। समझ लो ये भाई साहब 20 kg का है, ठीक है? इस 20 kg को समझ लो ये 20 kg का उसके ऊपर पोटला है 20 kg, तो इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा? समझ लो जी की वैल्यू अपन ने ली हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो वेट क्या होता है बोलो? m इंटू जी, ठीक है? तो m कितना है आपका 20 kg और g कितना है आपका बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। मतलब जो भी सामान को उठाएगा उसको उठाने के लिए कम से कम 200 न्यूटन का फोर्स उस पर लगेगा, है ना? ही और शी हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स टू लिफ्ट इट अप, ठीक है? क्लियर है? तो इस कुली ने इतना फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाया तभी तो ये ज़मीन से ऊपर गया। तो द कुली हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एंड लेट्स से जो डेस्टिनेशन है वो समझ लो भाई साहब 40 मीटर दूर है, समझ लो यहाँ पे बस स्टॉप है या जो भी है, ठीक है? तो 40 मीटर दूर है। अभी कुली जो भी पैसा मांग रहा है वो अपने मेहनत का पैसा मांग रहा है। अकॉर्डिंग टू विशाल ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, और अकॉर्डिंग टू साइंस और फिजिक्स ही इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग एनी वर्क। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में? वो इस डायरेक्शन में है भाई साहब, ठीक है? फोर्स आपका किस तरफ है? कुली ने फोर्स किस तरफ, मतलब अगर वो सर पे अपने बोझा रख रहा है तो भाई साहब ग्राउंड से उसने उठाया और सर के ऊपर लेकर गया, तो इसमें भाई साहब ताकत तो लगी ना? हाँ, उसके ऊपर से, हाँ, तो अगेंस्ट ग्रेविटी किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो ना तुम, किसी चीज को अगर तुम अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप टू अप्लाई फोर्स, है ना? हाँ, सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 200 न्यूटन का फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया? 40 मीटर का। दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू द एंगल बिटवीन देम। फोर्स है आपके 200 न्यूटन का, और भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 40 मीटर का, और आपका एंगल कितना हो गया? cos ऑफ 90, दिस इज 0। तो भाई साहब पूरा प्रोडक्ट ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? सो वर्क डन इन कैरिंग द लोड विल बी 0, ठीक है? तो आपका वर्क डन क्या कुछ भी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ लो इस कुली की हाइट अगर यहाँ पे समझ लो 10 मीटर का है, समझ लो अब 10 मीटर तो बहुत बोल दिया, समझ लो आपका भाई साहब लेट्स से 2 मीटर का हाइट है, इसका कुली का हाइट है, ठीक है? 2 मीटर का अगर इसका हाइट है तो इस हाइट तक ले जाने में, अब यहाँ पे देखो ये फोर्स भी इधर और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। इन लिफ्टिंग द वेट अप 200 न्यूटन एंड 2 मीटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू फोर्स दैट इज 200 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? 1, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना? 400 जूल्स। ये वर्क डन है इन लिफ्टिंग द luggage up on his head. He is applying a force, but in actually walking with it, he is not doing any work. यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, इसको ऊपर उठाने में वर्क डन हो रहा है, लेकिन उसको लेकर चलने में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है एज पर साइंस। चाहिए समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। वी हैव 3 केसेस।
Positive work done is when the direction of force applied and the displacement are almost in the same direction. Negative work done when the force is applied in one direction and the displacement happens in the other direction. जब आप फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने भाई साहब कोई गन फायर किया, तो जैसे ही आप गन फायर करते हो बुलेट आगे जा रहा है लेकिन ये तो पीछे आ रहा है ना, तो यहाँ पे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा इस पे लेकिन ये तो पीछे आया, ठीक है. सो दैट इज वेयर अ नेगेटिव वर्क डन विल हैपन, ठीक है. नेगेटिव वर्क डन हो गया. यहाँ पे आपका जीरो वर्क डन है. वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम, सिंस कॉस ऑफ 90 इज जीरो, देन द वर्क डन इन दैट केस विल बी जीरो. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. एंड दिस ऑल कम्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ कॉस 90 विच इज जीरो. ठीक है, क्लियर है. तो ये आपके 3 केसेस हो गए. जस्ट 1 मिनट. मैंने मैसेज भेज दिया है, उसमें पूरा नोट्स रहेगा. ठीक है. ये जो गया है, ये QR कोड गया है, उसको तुम क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा नोट्स. ठीक है. उसका नोट्स बना लेना. मुझे भेजा है, मैंने सबको ग्रुप में भेज दिया है. उसका नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कॉस थीटा जो है या साइन थीटा क्या होता है